हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान भौतिकी से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा। आपको मैं बताऊं कि यह विद्युत धारा और उसके उष्मीय और चुंबकीय प्रभाव अध्याय से लिया गया है। ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक एक क्वेश्चन को मैं एनालाइज करते हुए बताऊंगा। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप वीडियो को पूरा देखते चले। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न 30 नंबर है। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी असमान होता है, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। मैं आपको बताऊं कि परिनालिका के अंदर समानांतर लाइनें होती हैं, अर्थात कि सभी बिंदुओं पर उनके क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ना। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में, है ना। ऑप्शन ए दिया प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया स्थितिज ऊर्जा, ये होगा नहीं। ऑप्शन सी इसका सही होगा विद्युत ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी इसमें। प्रश्न संख्या 32 है। एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए सकेंद्रीय वृत्ताकार, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी किसी भी आकार का, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा सकेंद्रीय वृत्ताकार। आपको मैंने बताया है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, मतलब दोनों तरफ से निकलती हैं, चाहे धारावाही चालक के ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो। जब खड़ा होगा ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा तो दाएं बाएं, तो दोनों तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएंगे, है ना। इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 33 है। फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम यानी दक्षिण हस्त नियम से तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन ए धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा को, ऑप्शन बी है पर प्रेरित धारा की दिशा को, ऑप्शन सी है सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से दाएं हाथ की 3 अंगुलियां माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर समकोणिक फैलाने पर ये नीचे जो माध्यमा होते हैं, पहले जो माध्यमा है वो धारा की दिशा को इंगित करते हैं और अंगूठा गति की दिशा को इंगित करते हैं, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और वही विपरीत जाएं, अगर बाएं हाथ में जाएं तो केवल अंगूठा का बदलेगा, अंगूठा बल की दिशा को इंगित करेगा, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को ही इंगित करता है, और माध्यमा भी धारा को ही इंगित करता है। मतलब माध्यमा और तर्जनी की नहीं बदलती, केवल अंगूठा की। दाहिने हाथ में गति और बाएं हाथ में बल, है ना। तो इस प्रकार से इसके सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। प्रश्न 34 है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। मैंने आपको अभी बताया था, बाएं हाथ में अंगूठा बल की दिशा को और माध्यमा धारा की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना। माध्यमा और तर्जनी कभी नहीं बदलेंगे। इसमें तर्जनी क्या होएगा, चुंबकीय क्षेत्र ही होएगा, चाहे वाम हस्त हो चाहे दक्षिण हस्त हो, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही होगी, है ना। क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन बी ही सही होगी। प्रश्न संख्या 35 है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान एवं वेग, ऑप्शन बी है चाल एवं संवेग, ऑप्शन सी है वेग एवं संवेग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वेग एवं संवेग होगा। संवेग देखिए क्या होगा कि प्रोटॉन का अपना जो होता है एएमयू में मास होता है, और उनके गति करते हुए तो वो एक निश्चित परिसीमा के अंदर निश्चित गतिशील होंगे, निश्चित पथ में ही गतिशील होंगे, है ना। तो वो वेग परिवर्तन होंगे, है ना। दिशा निश्चित हो तो क्या हो जाते हैं, वेग हो जाते हैं।
और वेग चेंज होगा तो पहले तो चाल वाला हटा दीजिए, चाल संवेग हटा दीजिए। अब आते हैं वेग। क्या वेग परिवर्तन के द्वारा द्रव्यमान का निर्धारण हो सकता है? तो द्रव्यमान का निर्धारण होगा, तो द्रव्यमान पहले से उसमें निर्धारित है ना। तो संवेग जो होता है, वेग में वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है ना, वो वेग में परिवर्तन और द्रव्यमान का गुणनफल क्या हो जाता है? संवेग हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। संख्या 36 है, विद्युत फ्यूज काम करता है। ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी है सभी पर। मैं आपको बताऊं कि फ्यूज तार का गलना अति भारण, है ना, का कारण बनता है। अति भारण होगा मतलब कि उच्च धारा प्रवाहित होने लगेंगे तो फ्यूज तार गलेंगे तो लघुपथित हो जाएंगे। और फ्यूज तार गलेंगे क्यों? जब गर्म होंगे तब। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव होगा, है ना। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में मतलब कि उनके केंद्र में रख दिया जाए तो क्या बनता है? ऑप्शन ए सामान्य चुंबक, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबक, ऑप्शन सी है कोई चुंबक नहीं बनेगा, ऑप्शन डी सख्त लोहा बनेगा। मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर धारावाही चालक के अंतर्गत आने पर कोई भी नर्म लोहा विद्युत चुंबक बन जाता है और ये अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक नहीं अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। संख्या 38 है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। कैसे? किलो के लिए 1000 लिखते हैं और घंटा के लिए 60 गुणे 60, 60 मिनट और 60 सेकेंड, यानी कि ये जो होता है किलो किस में हो जाएगा? 1000। वाट और सेकेंड जो होता है जूल के बराबर होता है ना। 1 सेकेंड में कितना? 1 वाट कार्य हो जाए तो क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे। अब ये चीज़ जूल के लिए तो मैंने बता दिया और ये आंसर भी बता दिया कि 3.6 गुणे 10⁻6 होते हैं। अब 60 गुणे 60 गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएंगे। 3600 और 3.6 करेंगे तो 10⁻4 हो जाएंगे, पहले तो 3 हो जाएंगे और किलो से 10⁻3 है ही, तो इस प्रकार से पावर 3 और पावर 3 गुणा में है तो प्लस हो जाएंगे, पावर बेस बराबर हैं तो 10⁻6 हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन बी ही सही होगा। संख्या 39 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। ऑप्शन ए है क्षेत्र का मान, ऑप्शन बी है मान और दिशा, ऑप्शन सी है क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये निकटता जो क्षेत्र रेखा होती है वो क्षेत्र का मान बताती है। क्या बताती है? क्षेत्र का मान बताती है। ध्रुव पर सबसे प्रबल होते हैं, है ना, और निकट होंगे तो ज़्यादा प्रबल होंगे, ये भी बात होगा, है ना। तो ऑप्शन ए इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 40 है, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर या लाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी है विद्युत प्रेरण, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। क्यों? चुंबकीय प्रेरण भी दिया हुआ है तो चुंबकीय प्रेरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विभवांतर की बात आ रही है तो विभवों के बीच अंतर, और विभव क्या होता है? जब एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव बोलते हैं, है ना। तो उन्हीं विभव और उनके विभवांतर हो गए, विभव के बीच के अंतर, और वो विद्युत धारा के कारण ऐसे होते हैं जिस कारण इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। संख्या 41 है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं अति भारण, अति मतलब अधिक और भारण मतलब ज़्यादा वजन, है ना। इस प्रकार से लोड ज़्यादा, ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं, अति भारण हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संख्या 42 है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ऑप्शन ए दाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी कागज के से बाहर की ओर आते हुए, ऑप्शन डी कागज के भीतर की ओर जाते हुए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दाईं ओर होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, नॉर्थ से साउथ होते हैं, और उनमें लंबवत जब प्रवेश करेगा तो ये नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की ओर तो मुड़ेगा, तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर मुड़ रहा है तो आप खड़ा हो जाइए और पूरब पश्चिम, और एक हाथ नॉर्थ की ओर रखिए और एक हाथ साउथ की ओर रखिए, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब ये लंबवत प्रवेश करेगा तो नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर आएगा, तो ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये दाईं ओर मुड़ा हुआ होगा, दाईं ओर मुड़ के आएगा। ऊपर से इधर भी आएगा तो ये भी दाईं ओर ही आएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। संख्या 43 है, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। ऑप्शन ए है अर्धवलय, ऑप्शन बी है पूर्ण वलय, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है आयताकार रचना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्ण वलय होगा। एसी मोटर में पूर्ण वलय और डीसी मोटर में अर्ध वलय होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए इसी के साथ, डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, अर्धवलय होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एसी मोटर में पूर्ण वलय और डीसी मोटर में अर्धवलय, है ना। तो ऑप्शन दोनों का क्लियर हुआ। 40 नंबर प्रश्न है, बेलन की आकृति में लपेटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार कुंडली, ऑप्शन बी है परिनालिका, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि बेलन की आकृति में लिपटे या लपेटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को, संपूर्ण व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? परिनालिका। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टेस्ला। चूंकि मैं बता चुका हूं पीछे में कि कहीं वाट दिया हुआ था, जूल दिया हुआ था, वेबर दिया हुआ था, इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। यहाँ नाम दिया हुआ है ऑस्ट्रेड और टेस्ला, टेस्ला भी नाम ही है, तो टेस्ला इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 47 है, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? ऑप्शन ए विद्युतीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चुंबकीय होगा। क्यों होगा? विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर? तो चुंबकीय प्रभाव पर, है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पड़ेंगे, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48 है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसी प्रकार से हम 49 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है तो इसमें आकर्षण होगा। विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण और सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा और 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों प्रश्न एक साथ हो गए, है ना। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण ऑप्शन बी, और चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण ऑप्शन ए। इस प्रकार से 49 और 48 दोनों प्रश्न हो गए। संख्या 50 है, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम दिशा में, ऑप्शन बी सभी दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो साउथ की तरफ नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ साउथ पोल, इस प्रकार से ये लटके रहते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ऑप्शन ए एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऑप्शन डी बल रेखा के नल यानी कि नाल बिंदु पर दिक् सूचक ऊर्ध्वाधर रहती है ना।
तो ये ऊर्ध्वाधर होने की बात आती नहीं है नाल बिंदु पर, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं। सकेंद्र मतलब एक ही केंद्र के वृत्ताकार अलग अलग पथों में डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के होते हैं, तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, है ना। अगर ये प्रतिच्छेद करते तो इधर उधर जाते। ये क्या होते हैं? सकेंद्रीय होते हैं। सकेंद्रीय होते हैं इसलिए इस नहीं काट सकते, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूल अंतर यह है कि ऑप्शन ए, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वलय होते हैं। सर्पी वलय मतलब कि वो पूर्ण वलय, है ना, पूर्ण वलय होते हैं। तो हमने आपको पिछले प्रश्न में 2 प्रश्न कराए थे, जहां एसी मोटर में एसी जनित्र में पाए जाते हैं और डीसी जनित्र में पाए जाते हैं। डीसी में अर्ध और एसी में पूर्ण वलय। पूर्ण वलय ही सर्पी वलय है, इसलिए ऑप्शन डी इसके सही हो जाएंगे। 53 है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन अर्थात महसूस किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? तो चुंबक के प्रभाव का जहां अनुभव हो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में बल रेखाएं, ऑप्शन बी में चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। जब किसी धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद दूसरी धारावाही चालक चुंबक की भांति कार्य करने लगे तो क्या होगा, या वही धारावाही चुंबक की भांति कार्य करने लगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 54 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी नरम लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं बताऊं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका? नरम लोहा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने, ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। इसका सही उत्तर माइकल फैराडे होगा। ऑप्शन ए फैराडे ने की थी। संख्या 56 है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबक, ऑप्शन सी है सामान्य छड़ चुंबक, ऑप्शन डी है नाल चुंबक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबक का, है ना। प्रश्न संख्या 57 है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन ए चालक की गति की दिशा, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर होगा चालक की गति की दिशा। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, और दक्षिण हस्त मतलब दाएं हाथ का नियम। मैंने बताया था कि वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है वो बल की दिशा को, और दक्षिण हस्त में है अंगूठा गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। धारा की दिशा को माध्यम दोनों में प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी दोनों में प्रदर्शित करते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त हो या दक्षिण हस्त हो, दोनों में ये दोनों निश्चित रहेंगे। प्रश्न संख्या 58 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी ये भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है दिष्ट धारा। बैटरी जो है हमेशा दिष्ट धारा ही, डायरेक्ट करंट ही उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 59 है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह डैश होती है? ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन बी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। मैं आपको बताऊं कि हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये 220 वोल्ट के तो होते ही होते हैं,
और 50 हर्ट्ज के होते हैं। ये इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज और अमेरिका के लिए 60 हर्ट्ज है ना। अब आपको ये दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे कि अगर पूछता कि आवृत्ति क्या होगी तो 50 हर्ट्ज होगी, है ना, और अमेरिका में के लिए आवृत्ति क्या होती, 60 हर्ट्ज होती। प्रश्न संख्या 60 है, विद्युत फ्यूज बचाता है अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ऑप्शन बी लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। जब परिपथ भंगुर हो जाता है, छत बिछत हो जाता है, तो फ्यूज ऑटोमेटिक अपने आप से क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से विद्युत फ्यूज हमें बचाती है।